हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। सो पिछले वीडियोस तक में हमने सर्कुलर मोशन जो कि चैप्टर नंबर 7 है एच.सी. वर्मा के, उसकी थ्योरी डिस्कस किए थे, ठीक है। और वो कंप्लीट हो गई थी थ्योरी। हमने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन ढंग से थ्योरीज डिस्कस करी थी। छोटे छोटे पॉइंट पे कंसर्न किया था कि आपको प्रॉब्लम्स जब आप करने जाओगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। उसके बेसिस पे मैंने थ्योरी बहुत ही अच्छे से आपको बता चुका है और मैं ऐसा आशा करता हूँ कि आपने वो वीडियोस काफ़ी अच्छे से देखे हैं। और अगर नहीं देखे हो तो अभी जाकर देखो, क्योंकि वो जब आप देखोगे, जब उस पर कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगी, जब थ्योरीज़ पे आपको कॉन्फिडेंस आएगी, किसी भी चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, अगर आपकी थ्योरीज़ क्लियर नहीं है तो फिर आप प्रॉब्लम्स के साथ डिफ़िकल्टी फेस कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये एक व्यवहार में डाल लो कि पहले आप थ्योरीज़ को थोड़े अच्छे से देख लोगे, जान लोगे, परख लोगे, उसके बाद ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाओगे। बहुत सारे कोचिंग्स में ऐसे करते हैं कि यार चलो डायरेक्टली ही क्वेश्चन पे हम अटैक कर देते हैं और जहाँ जहाँ पे कॉन्सेप्ट्स आएगी वो हम सिखा देंगे, बट ये गलत है मेरे हिसाब से। उस समय क्या होता है, जो बच्चे थोड़े वीक होते हैं या जिनको थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, उनका मोरल डाउन हो जाता है। सबसे पहले वो सोचते हैं कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, बाकी बच्चे कर ले रहे हैं बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, सो उनका मोरल डाउन हो जाता है। ऐसा आप मत करो। आप पहले थ्योरी डिस्कस करो, थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, खुद से डिस्कस करो, अपने ग्रुप्स में डिस्कस करो, उसके बाद फिर प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी ट्रेट है जिसको आपको फॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, ये रिकमेंडेड है। सो गाइज, ये है क्लास 11th फिजिक्स, लेक्चर नंबर 22 है इस प्लेलिस्ट के अंदर, जो कि क्लास 11th फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, चैप्टर नंबर 7 फ्रॉम एच.सी. वर्मा। और इस वीडियो में मैं बेसिक लेवल एक्सरसाइज क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जो कि सेम एच.सी. वर्मा बुक से ही है, एच.सी. वर्मा के एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स ही हैं और सर्कुलर मोशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है कि स्कूटर वेइंग 150 kg, 150 kg की स्कूटर है, टुगेदर विद इट्स राइडर, ओके, राइडर और स्कूटर मिलाकर 150 kg है, मूविंग एट 36 km/h, इज टू टेक अ टर्न ऑफ रेडियस 30 मीटर्स। व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। जब देखो यहाँ पे बोल दिया है कि व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड, हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड है, और यहाँ पे पहले पार्ट में कुछ बैंकिंग की बात नहीं की गई है, सीधा हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको एक ऐसा समझ के चलना है कि यहाँ पे रोड बैंक नहीं है, यहाँ पे रोड हॉरिजॉन्टल है, और उस केस में बात की जा रही है। ये स्टेटमेंट से ही क्लियर हो रहा है कि जो स्कूटर और राइडर है वो बेसिकली एक ऐसे हॉरिजॉन्टल रोड पे है, दिस रोड इज़ हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे कुछ ऐसा टर्न ले रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा टर्न है, रफली मैं बना रहा हूँ। और वो जो टर्न ले रहा है वो कितने स्पीड से टर्न ले रहा है, 36 km/h से टर्न ले रहा है, ठीक है। इसको सबसे पहले तो देखो, km/h को आप मीटर्स पर सेकंड में बदलो, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें ऐसे मीटर्स में है, सो आप ऐसा यूनिट में रखने की कोशिश करो। तो 36 को जब आप कन्वर्ट करोगे मीटर्स पर सेकंड में, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 5/18, दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 10 मीटर्स पर सेकंड। सो ये 10 मीटर्स पर सेकंड की वेलोसिटी से टर्न कर रहा है ये स्कूटर, उसके साथ राइडर बैठा हुआ। सो वी अपने को पता है 10 मीटर्स पर सेकंड जिससे टर्न हो रही है, सबसे पहली बात। दूसरा, आपको एम पता है, दैट इज़ 150 kg, ठीक है। और पूछा क्या गया है, और रेडियस भी पता है, ठीक है, रेडियस इज़ 30 मीटर्स, जिस रेडियस पे वो टर्न ले रहा है स्कूटर हॉरिजॉन्टली, मतलब रोड हॉरिजॉन्टल है, बैंक नहीं है। तो सबसे पहले तो फोर्सेस इसमें दिखाओगे तो आप नीचे mg दिखाओगे, ऊपर जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। और अभी बात आती है टर्न ले रहा है ये स्कूटर टर्न ले रहा है, इट मीन्स कि इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन चाहिए, इट नीड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करवा पाएगा यहाँ पे उसको, नन अदर देन फ्रिक्शन, क्योंकि और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है हमारे पास यहाँ, ठीक है। सो फ्रिक्शन ही वो फोर्स है जो कि इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवा पाएगा, जिसके कारण वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी स्कूटर की, क्योंकि वो टर्न ले रहा है सर्कुलर मोशन में। ये मैंने थ्योरीज में डिस्कस किया है, ठीक है, इस पर भी काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है, फोर्स को ऐसे दर्शा के। सो जस्ट मैं उस पर ही यहाँ पे बता रहा हूँ, उसके बेसिस पे ही। सो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है यही नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है बेसिकली, सो दैट इज़ इक्वल टू mv²/r, ये होगा डायरेक्टली। और यहाँ पे m गिवन है, दैट इज़ 150 kg मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी इज़ 10, सो 100 स्क्वायर, एंड दिस इज़ रेडियस इज़ 30, तो दिस कैंसल्ड आउट, दिस इज़ 50, सो दैट इज़ व्हाट 500 न्यूटन। सो 500 न्यूटन का आपको फ्रिक्शन फोर्स चाहिए इस केस में, ठीक है। व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। सो बेसिकली 500 न्यूटन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नीडेड ऑन द स्कूटर टू मेक द टर्न पॉसिबल। अब ये फोर्स देखो, यहाँ पे मैं स्पेसिफाई कर दिया कि फ्रिक्शन है, बट एच.सी. वर्मा सर ने ऐसा लिखा नहीं कि फ्रिक्शन या कोई और फोर्स, जस्ट उन्होंने बोला हॉरिजॉन्टल फोर्स। सो आपको भी जस्ट आंसर देना है कि 500 न्यूटन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज नीडेड ऑन द स्कूटर टू मेक द टर्न पॉसिबल, ठीक है।
ऐसा होगा। सो ये फर्स्ट पार्ट का था। अभी दूसरा पार्ट क्या कह रहा है कि इफ़ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इज़ टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। अब यहाँ पे बात आ गई एंगल ऑफ बैंकिंग की। जब भी नॉर्मल फोर्स आपको प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, तो वहाँ पे बात आ जाएगी एंगल ऑफ बैंकिंग की। क्योंकि जब रोड हॉरिजॉन्टल है तब तो नॉर्मल जस्ट वर्टिकल डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे कि नॉर्मल फोर्स का कोई लेना देना नहीं है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से, सेंट्रीपिटल फोर्स से। जब आप चाहोगे कि नॉर्मल फोर्स का वहाँ पे कुछ कंट्रीब्यूशन हो, तो उसके लिए आपको रोड को ऐसे बैंक करना ही पड़ेगा किसी एक पर्टिकुलर थीटा पे, तो जाके जो नॉर्मल फोर्स है वो कुछ इस तरीके से ऐसे लगेगा और उसका एक कंपोनेंट जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा सकता है। सो ये सब मैंने थ्योरीज में भी डिस्कस करी है, बट अभी फिर से बता रहा हूँ। तो इसको क्लियरली बना लेते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग वाले केस में क्या होगा। सो जब एंगल ऑफ बैंकिंग होगी तो सपोज करो रोड कुछ इस तरीके से ऐसे थीटा एंगल पे बैंक्ड है और इसके ऊपर आपका स्कूटर और जो राइडर है वो है। क्यूमुलेटिवली मास कितनी है 150 kg। सो यहाँ पे देखो, एक तो mg फोर्सेस पे ऐसे लगेगा, दूसरा ऐसा नॉर्मल लगेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि रोड देखो ऐसा टिल्टेड है, थीटा एंगल है विद द हॉरिजॉन्टल। सो नॉर्मल जस्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, हमें पता है पहले से, तो इसलिए नॉर्मल इस डायरेक्शन में लगेगा। अभी ये एंगल थीटा है, तो नॉर्मल के अगर मैं दो कंपोनेंट्स लूँ, एक इधर और एक ऊपर, ये तो ये एंगल अपना थीटा होगा। ये थीटा है तो क्यों? क्योंकि ये देखो थीटा है। सो दिस वन विल बी 90 माइनस ऑफ थीटा एंड दिस वन विल बी थीटा। सो दिस वन विल बी 90 माइनस ऑफ थीटा एंड अगेन दिस वन विल बी थीटा। सो एन के दो कंपोनेंट्स ऊपर होंगे, एन कॉस थीटा, लेफ्ट में होगा एन साइन थीटा। ये होगा अपने पास। अब ये जो एन साइन थीटा है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। क्यों यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है? द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इज टू बी सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स। कंप्लीटली नॉर्मल फोर्स से अगर वो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि 500 न्यूटन था, वो अगर कंप्लीटली नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करे हमें, तो उस केस में प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होगी, ये पूछा जा रहा था। तो अभी यहाँ पे जो वो हॉरिजॉन्टल फोर्स था, जो कि मैंने बोला था फ्रिक्शन दे रहा है उसको, वो एब्सेंट है। फ्रिक्शन इज एब्सेंट इन दिस केस। इन दिस केस टोटली जो फोर्स सप्लाई हो रही है, जिससे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा है इस स्कूटर का, वो कौन दे रहा है? वो नॉर्मल का एक कंपोनेंट दे रहा है एन साइन थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। सो मैं इसको एन साइन थीटा जो है उसको डायरेक्टली लिखूंगा आप mv² अपॉन r। और दूसरी फोर्स क्या है यहाँ पे? दूसरा कंपोनेंट जो नॉर्मल का है वो n cos थीटा है। सो ये n cos थीटा जो होगा वो mg के इक्वल होगा। सो इसको आप डिवाइड करो, डिवाइड 1/2, ठीक है। 1/2 अगर मैं करूँ तो क्या आएगा अपने पास? दिस n साइन थीटा, तो n कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी tan थीटा, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट v² अपॉन mm। दिस इज एक्चुअली कैपिटल M, सेम उसका ही m है। सो mm कैंसिल हो जाएगा, v² अपॉन rg, ये होगा अपने पास। और अपने को ये थीटा चाहिए। सो v², अपने को v पता है कितना है, 10 था, सो दैट इज़ 100। r पता है कितना है, 30 है, और g को मैं 10 ले लेता हूँ। सो ये कैंसिल हो गया, दिस इज़ 1/3। सो थीटा कितना आया? tan इनवर्स ऑफ 1/3, ठीक है। सो ये अपना आंसर हो गया। मतलब इतना हमें एंगल ऑफ बैंकिंग चाहिए जब हम चाहते हैं कि नॉर्मल फोर्स ही कंप्लीटली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करे स्कूटर को, जो कि टर्न ले रही है विथ इट्स राइडर, ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक सवाल था, बट ये सवाल करके आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जिस कॉन्फिडेंस के तहत आप आगे अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। सो देखो, सबसे पहले आप अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस के पीछे लग जाओगे तो आप निराश हो सकते हो, अगर समझ ना आए वो कि कैसे डायरेक्शन में आपको सॉल्व करना है। इसलिए अच्छा ट्रेट ये होता है कि आप बेसिक सवाल से स्टार्ट करो और उस बेसिक सवाल को सॉल्व करने के बाद ही धीरे धीरे इंटरमीडिएट क्वेश्चंस पे जाओ, फिर उसको सॉल्व करो और तब डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस पे जाओ। ऐसे आपकी एक बेस भी स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी और आपकी एक जो समझ है क्वेश्चन को लेकर वो बहुत क्लियर होता जाएगा। सो ये आप अपनाना, यही ट्रेड अपनाना, ठीक है। किसी दूसरे टीचर्स की बात मत सुनना कि यार जस्ट ये तो कोई भी सॉल्व कर लेगा, आप सीधा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करो। नहीं, सीधा ही रोड ऑफ क्वेश्चंस मत उठा लेना। पहले आपको HC वर्मा या किसी ऐसे बुक्स को उठाना है जहाँ पे थोड़े बेसिक्स क्वेश्चंस भी होते हैं, ताकि उसको सॉल्व करने के बाद आप एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। उसके बाद आप जितनी टफ क्वेश्चंस कोशिश करना चाहते हो वो कर लो, आपसे हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा निराश नहीं होगे आप उसके बाद। तो चलो दूसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि स्टोन इज़ फास्टनड टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के एक एंड से स्टोन फास्टनड है। ऐसे में बनाओ, ये अपना स्ट्रिंग है, यहाँ पे ऐसे स्टोन है, एंड इज़ वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल। ओके, दिस इज़ बेसिकली वर्ल्ड इन अ वर्टिकल सर्कल
ऐसा ऐसा घुमाया जा रहा है इसको, ठीक है, कुछ ऐसा घुमाया जा रहा है। तो बोल रहा है ऑफ रेडियस आर, दिस इज रेडियस आर, फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल क्या होगा, ये होगा यहाँ पे। ये सर्कल मैंने थोड़ी गलत बनाई है, आप समझ लेना कि ये कम्प्लीटली ऐसा सर्कल है। तो हाईएस्ट पॉइंट कुछ यहाँ पे है, तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे हमें मिनिमम स्पीड निकालना है स्टोन का। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन ये, ठीक है, ध्यान से सुनना। मिनिमम स्पीड की बात करी है इसने, वी मिनिमम। सो इसके पीछे लॉजिक क्या होगा मिनिमम का, उस लॉजिक को समझने के लिए सबसे पहले चलो मैं फोर्सेस दिखाता हूँ जो हाईएस्ट पॉइंट पे लगेगी स्टोन पे। स्टोन का मास मैंने m सपोज कर लिया है। सो एक तो mg लगेगा नीचे की तरफ ही, और दूसरा ये टेंशन लगेगा, क्योंकि स्ट्रिंग से आप इसको ऐसे वर्टिकल सर्कल में वर्ल करवा रहे हो, तो टेंशन तो लगेगा ही लगेगा, वो भी नीचे की डायरेक्शन में, mg भी नीचे की डायरेक्शन में। और ये दोनों फोर्सेस ही इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण ये एक्सेलरेट करेगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन, ठीक है। सो t प्लस ऑफ mg जो होगा यही mv² अपॉन r प्रोवाइड करेगा इस केस में। जबकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि वी नीड टू फाइंड द मिनिमम स्पीड द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल। सो मिनिमम स्पीड का देखो यहाँ पे फंडा आप कैसे समझोगे। मिनिमम स्पीड तब होगी इस मास की जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाए, तब जस्ट ये जो स्ट्रिंग है वो थोड़ी ढीली हो जाए। ढीली मतलब ऐसा भी ढीला नहीं कि पूरा ढीला हो गया, बट जस्ट थोड़ी सी ढीली हो। थोड़ी सी ढीली मतलब जस्ट अपना टेंशन ज़ीरो हो, टेंशन इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, जस्ट टेंशन ज़ीरो होगा वहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो प्रोवाइड कर रहा है अब वो सिर्फ mg कर रहा है, टेंशन नहीं कर रहा है, ठीक है। और तभी जाकर अपना वेलोसिटी जो है वो मिनिमम आएगा, क्योंकि देखो अगर mg के साथ आप किसी और को भी प्लस करोगे तो ऑब्वियसली ये वाला टर्म बड़ा होगा ना, और अगर इधर वाले टर्म में से आप एक को हटा दोगे, टेंशन हटा दिया, mg हटा दिया, तो ये वाला छोटा हो गया, क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो आप दो को ऐड करोगे तो वो बड़ा होगा, जबकि एक को ही लोगे तो वो छोटा होगा, ये राइट वाला टर्म भी। इसीलिए क्या किया मैं कि देखा कि कौन सी इसमें ऐसी कमज़ोर कड़ी है जिसको मैं हटा सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि जब ये स्ट्रिंग को आप ऐसे वर्ल करोगे वर्टिकल सर्कल में, तो मैं ऐसा अगर मानूँ कि जस्ट वो वर्टिकल पे गया, जस्ट टॉप पे गया, तो वहाँ पे टेंशन जस्ट ज़ीरो हो गया, मतलब जस्ट जो स्ट्रिंग है वो ढीली हो गई वहाँ पे। ऐसा भी नहीं कि पूरा ढीला होकर ये m जो है वो नीचे गिर गया, नहीं, ये सर्कल में अभी भी है, बट टॉप पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे थोड़ा सा ढीला हो जाता है ये, ऐसा मैं सपोज किया, और ये रियल में भी पॉसिबल है, ठीक है। सो आपको जस्ट टेंशन ज़ीरो करना है यहाँ पे टू गेट द मिनिमम वेलोसिटी। सो टेंशन ज़ीरो करोगे तो mg के इक्वल अब होगा ये mv² अपॉन r, ये m कैंसिल आउट हो गया, तो जो v हो गया वो क्या हुआ अपना अंडर रूट ऑफ rg। ये बेसिकली स्मॉल r नहीं बल्कि कैपिटल R है, देखो ये कैपिटल R गिवन है, तो इसको आप कैपिटल R से रिप्लेस कर दो, तो जो वेलोसिटी होगा वो अंडर रूट कैपिटल RG होगा, ये अपना आंसर होगा। इतनी मिनिमम वेलोसिटी होगी, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा v मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ RG। सो ये देखो क्वेश्चन में फाइंड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अच्छा है कि आपको समझना होगा कि मिनिमम वेलोसिटी आप कैसे ला सकते हो, कैसे आएगी इस केस में। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि अ मॉस्क्यूटो is sitting on an LP record disk rotating on a turntable at 33 revolutions per minute। अभी देखो ये जो गिवन है 33 RPM, तो आपको किसी किसी क्वेश्चंस में ऐसे RPM गिवन होंगे और किसी किसी क्वेश्चन में आपको फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में निकालना पड़ेगा। किस चीज़ को? वेल ओमेगा को, एंगुलर वेलोसिटी को इन रेडियन पर सेकेंड। सो आपको ये कन्वर्ट करना आना चाहिए, वरना आप सोच में पड़ जाओगे कि RPM गिवन है, मैं रेडियन पर सेकंड कैसे निकालूं, या आप इसको ही रेडियन पर सेकंड ले लोगे तो वो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। सो इस चीज़ को देखो आपको कैसे डील करना है। वेल यहाँ पे गिवन है 33 रेवोल्यूशंस पर मिनट, दिस इज़ व्हाट बेसिकली रेवोल्यूशंस पर मिनट है ये, मतलब ये रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, ऐसे पूरी सर्कल में पूरी रिवॉल्व कर रही है। सो एक रिवोल्यूशन होगा तो वो कितने रेडियंस के बराबर होगा? एक रिवोल्यूशन में वेल वो पूरी 2π रेडियन ट्रैवल करेगा, 2π रेडियन, ये हमें पता है। एक रिवोल्यूशन में कम्प्लीटली 2π रेडियन। यहाँ पे कितनी रिवोल्यूशन हमें बोली जा रही है? 33 1/3, दैट इज़ नथिंग बट 100/3। सो ये 100/3 रिवोल्यूशंस, यानी कि 2π मल्टीप्लाइड बाय 100/3 रेडियन, मतलब इतना रेडियन वो तय कर रहा है, इतना रिवोल्यूशन है। और ये कितने टाइम में तय कर रहा है? वेल टाइम इज़ 1 मिनट, 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। सो 60 सेकेंड में वो 2π मल्टीप्लाइड बाय 100/3 रेडियन
मूव कर रहा है, मतलब रिवोल्यूट कर रहा है, रिवोल्यूशन कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना करेगा? वेल आपको जस्ट इसको 60 से डिवाइड करनी है, दैट इज़ 2 पाई मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 60, दिस मच रेडियन पर सेकेंड। सो ये आपका ओमेगा है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एंगुलर वेलोसिटी। सो आप ऐसे एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे जब आपको रेवोल्यूशंस पर मिनट गिवन होगा। क्या किया मैंने, 2 पाई इंटू रेवोल्यूशंस पर मिनट, दैट इज़ RPM में लिखता हूँ यहाँ पे, अपॉन 60। सो ये आपका हो जाएगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी। सो ये फॉर्मूला आप देख सकते हो, बट फॉर्मूला के भरोसे आप मत रहो हमेशा, आपको पता होना चाहिए कि वो फॉर्मूला आया कैसे, वरना एग्जाम में जब आप भूल जाओगे कि यार वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, तो जस्ट आप उस क्वेश्चन को छोड़ दोगे या फिर टाइम वेस्ट कर दोगे। सो वैसे फॉर्मूलाज़ के चक्कर में मत पड़ना, बल्कि ये देखना कि वो फॉर्मूला आया कैसे है, तो आप अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर लोगे तुरंत ऐसा कि 2 पाई इंटू RPM अपॉन 60, ठीक है। सो ये था ये केस में। अब अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज़ बेसिकली साइकिल्स पर सेकेंड, ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी का मतलब। साइकिल का मतलब क्या है, अगेन यहाँ पे रिवोल्यूशंस, क्योंकि एक रेवोल्यूशन मतलब एक साइकिल, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन था 2 पाई रेडियन, तो एक साइकिल मतलब 2 पाई रेडियन, सो 1 साइकिल इज़ 2 पाई रेडियन, ठीक है। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 1 साइकिल। अभी अगर गिवन है f साइकिल, मतलब f फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब f साइकिल्स पर सेकेंड। सो f साइकिल्स पर सेकेंड मीन्स व्हाट, 2 पाई f रेडियन, दैट इज़ f साइकिल, ठीक है। और इतना साइकिल कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में, सो दैट इज़ 2 पाई f रेडियन पर सेकेंड। एंड दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ओमेगा इन दिस केस, दिस इज़ एंगुलर वेलोसिटी इन दिस केस, क्योंकि ये पहले ही पर सेकेंड बेसिस पे है। सो जस्ट इस केस में ओमेगा कितना होगा, 2 पाई f हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन में नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ठीक है। सो आपको इन दोनों ही रिलेशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, एक तब जब रिवोल्यूशंस पर मिनट में गिवन है और एक तब जब फ्रीक्वेंसी यानी कि साइकिल्स पर सेकंड में गिवन है। सो ये दोनों को ध्यान से कहीं नोट कर लो और वापस से एक बार फिर से देखना। अब चलो क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। सो यहाँ पे भी ऐसा कुछ गिवन है कि 33 1/3 रेवोल्यूशंस पर मिनट है और कोई मॉस्क्यूटो है जो कि एक LP रिकॉर्ड पे बैठा है। तो सबसे पहले मैं LP रिकॉर्ड जो डिस्क है उसको बनाऊँ कुछ ऐसा, दिस इज़ बेसिकली अ सर्कल। मान लो कि मॉस्क्यूटो किसी पॉइंट पे यहाँ पे है, ठीक है, सेंटर से ऐसे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये कितने रेवोल्यूशंस पर मिनट में ऐसे घूम रहा है, ऐसे मान लो ये घूम रहा है, कितने RPM पे घूम रहा है, ये 100/3 RPM पे घूम रहा है, मतलब कितना ओमेगा भी मैं दिखाया ओमेगा निकाल कर। सो 2 पाई इंटू 100/3 मल्टीप्लाइड बाई 60, दिस इज़ रेडियन पर सेकेंड। एंड द डिस्टेंस ऑफ द मॉस्क्यूटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टर्न टेबल इज़ 10 सेंटीमीटर्स। ये जो स्मॉल आ रहा है यहाँ पे मैंने इसको लिया, ये कितना गिवन है, दैट इज़ 0.1 मीटर्स गिवन है। 10 सेंटीमीटर यानी 10/100, दैट इज़ 0.1 मीटर्स। शो दैट द फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द रिकॉर्ड एंड द मॉस्क्यूटो इज़ ग्रेटर देन π²/81। जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है अपना म्यू, दैट इज़ ग्रेटर देन π²/81, ये हमें शो करना है, दिस वी नीड टू शो। एंड g इज़ गिवन, दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ये अपना g है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो यहाँ पे फ्रिक्शन का जिक्र हो गया अपने पास। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि जब ये मॉस्क्यूटो रोटेट कर रहा है ऐसे इस डिस्क के ऊपर, तो वहाँ पे उसको जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, कंप्लीटली फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ये डिस्क हॉरिजॉन्टल है। डिस्क क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, डिस्क इज़ नॉट बैंग्ड, ठीक है, कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल है। तो वहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स बचता है जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करवा पा सकता है हमें, वो क्या है, फ्रिक्शन है। इसलिए एच सी वर्मा सर ने ये पहले ही क्लेरिफाई कर दिया कि आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट को ही देखना है, ठीक है। सो फ्रिक्शन क्या होगा अपने पास, म्यू इंटू mg होगा, mg इज़ नॉर्मल, बट ये मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, दिस इज़ मैक्सिमम फ्रिक्शन, mg इज़ व्हाट, नॉर्मल। देखो अभी हॉरिजॉन्टल केस में है, तो अगर मैं मॉस्क्यूटो का ऐसे बनाऊंगा यहाँ पे, सो दिस इज़ mg और उसके ऊपर ऐसा नॉर्मल होगा और ये लेफ्ट में अपना ऐसा फ्रिक्शन आएगा, ये वाला केस होगा आपने, ठीक है। सो जो f मैक्स है वो म्यू mg होगा और जो एक्चुअल में f है वो लेस देन इज इक्वल टू म्यू mg होगा, ये वाली रिलेशन यहाँ पे वैलिड होगी, ठीक है। फ्रिक्शन इज लेस देन इज इक्वल टू म्यू mg, जहाँ पे जब इक्वल टू म्यू mg होगा तो वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। सो ये जो फ्रिक्शन है बेसिकली वही हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, m ओमेगा स्क्वायर r। अब यहाँ पे मैं ओमेगा के टर्म्स में लिख रहा हूँ, mv²/r इज़ बेसिकली इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r। कैसे, क्योंकि v/r ही बेसिकली ओमेगा है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये मैंने बताया है एंगुलर रिलेशंस वाले डिस्कशन में पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, तो उसको एक बार देख लेना। सो v/r इज इक्वल टू ओमेगा होगा अपने पास, तो उस रिलेशन से मैं इसको m ओमेगा स्क्वायर r लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अपने पास ओमेगा है यहाँ पे, दिस इज ओमेगा नॉट v। सो अब फ्रिक्शन देखो m ओमेगा स्क्वायर r है, तो मैं यहाँ पे जस्ट पुट कर देता हूँ कि m ओमेगा स्क्वायर r जो है दैट इज़ लेस देन इज इक्वल टू म्यू mg,
तो यहाँ से एम कैंसिल आउट हो गया। सो म्यू जो है दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन जी। ये अपने पास रिलेशन आ गया। ये मैंने क्या किया, जी को नीचे लेकर गया बस, एंड म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर जी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को हमें पुट करनी है। सो अपने पास ओमेगा कितना है, ओमेगा है 100 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अपॉन 60 एंड स्मॉल आर कितना है, दैट इज़ 0.1 मीटर्स। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। दिस इज़ व्हाट ओमेगा स्क्वायर, सो 100 अपॉन 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई अपॉन 60 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 0.1 अपॉन जी को 10 लेना है, ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में। सो यहाँ पे आप अगर इसको देखोगे तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस 0 0 एंड दिस इज़ 3। सो दिस इज़ व्हाट 100 10 स्क्वायर 100 देन पाई स्क्वायर अपॉन 3 टाइम्स 3 इज़ 9, 9 स्क्वायर इज़ 81 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 अपॉन 10। So this cancelled out and this 0.1 this one, so this is pi square upon 81। so यहाँ से आया कुछ ऐसे कि mu is greater than equal to pi square upon 81 और यही हमें शो करना था according to the question। क्या शो करना था, that friction coefficient between the record and the mosquito is greater than pi square upon 81 और वो मैंने यहाँ पे शो कर दिया, that is greater than equal to pi square upon 81। so this is the answer। अब चलो अगले सवाल के ऊपर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल कुछ ऐसा है कि a simple pendulum is suspended from the ceiling of a car taking a turn of radius 10 meters at a speed of 36 kilometers per hour. Find the angle made by the string of the pendulum with the vertical if this angle does not change during the turn। ठीक है, मतलब कोई हमारे पास ऐसा कार है, ठीक है, जस्ट सपोज दिस इज़ अ कार और ये कार पे कुछ ऐसा स्ट्रिंग है जिस पे कुछ ऐसा लटका हुआ है बॉब, ठीक है। दिस इज़ बेसिकली ए सिंपल पेंडुलम, इसको सिंपल पेंडुलम भी कहते हैं। इसके ऐसे व्हील्स हैं और ये कार जो है टर्न ले रही है। रेडियस कितना है टर्न का, 10 मीटर्स है और स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर्स पर आवर, दैट इज़ नथिंग बट 10 मीटर्स पर सेकेंड मल्टीप्लाइड बाई 5 अपॉन 18, ठीक है। सो दैट इज़ 10 मीटर्स पर सेकेंड। अब ये बोल रहा है कि ये कार टर्न ले रही है, टर्न ले रही है इतनी रेडियस से और इतनी वेलोसिटी से और उस पर एक्सेस स्ट्रिंग से एक बॉब लटका हुआ है, दैट इज़ अ सिंपल पेंडुलम। सो टर्न लेने के कारण क्या होगा कि जो ये बॉब है वो थोड़ा किसी एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा, से थीटा एंगल, ठीक है। थीटा एंगल पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा थ्रू आउट द मोशन, थ्रू आउट द टर्न, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से सोचोगे, सो ये जो टर्न है बेसिकली ऐसे ये टर्न जो ले रहा है, मान लो ऐसे 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 टर्न ले रहा है ये कार, ठीक है। सो ये कार जब ऐसे टर्न ले रहा है तो उसके कारण जो अपना स्ट्रिंग है वो थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गया एट एन एंगल थीटा। लेकिन ये जो बॉब है ये बेसिकली किस रेडियस के अराउंड टर्न ले रहा है, अभी पूरी कार टर्न ले रही है रेडियस 10 मीटर्स के अराउंड, तो ऑब्वियसली ये बॉब भी 10 मीटर्स पे ही टर्न ले रहा है, ठीक है। इसमें कोई डाउट वाली बात होनी नहीं चाहिए। आप ऐसा नहीं पूछ सकते कि यार इसका लेंथ ऐसे एल है तो आप क्या करोगे कि जो नेसेसरी फोर्स होगा उसको आप mv² अपॉन एल से इक्वेट कर दोगे। नहीं नहीं नहीं, आप mv² अपॉन एल से कभी इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो सर्कल पे नहीं घूम रहा है। ये जो है अपना सिंपल पेंडुलम वो ऐसे वाले सर्कल पे नहीं रोटेट कर रहा है, दिस सर्कल पे रोटेट नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे ये कन्फ्यूजन में मत आना। ऑब्वियसली अगर आपको कन्फ्यूजन ये ना आए तो आप अच्छे हो, बट ऐसा कन्फ्यूजन अगर आ जाए किसी को कि बिना देखे वो जस्ट mv² अपॉन एल से इक्वेट कर रहा है, मान लो कि टेंशन है यहाँ पे ऐसे और टेंशन का एक कंपोनेंट अपने को ये mv² अपॉन एल दे रहा है क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सोच लेंगे कि वो ऐसे सर्कल पे रोटेट कर रही है, बट ऐसा नहीं हो रहा है। थ्रू आउट द मोशन बॉब जस्ट थीटा एंगल पे डिफ्लेक्टेड है। उसकी यहाँ पे मतलब कार के रिस्पेक्ट में अगर आप कार के अंदर होगे तो आप देखोगे कि ये रेस्ट पे है, बॉब मूव नहीं कर रहा। अगर आप कार के अंदर होगे तो बॉब मूव नहीं करता हुआ आपको दिखेगा, वो रेस्ट पे दिखेगा आपको, बस एक एंगल पे डिफ्लेक्टेड दिखेगा। बट अगर आप बाहर से देखोगे ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में, किसी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, सो ये बॉब आपको वैसे ही मूव करता हुआ दिखेगा जैसा कि ये कार मूव करता हुआ दिखेगा, एक टर्न लेता हुआ दिखेगा इतनी रेडियस पे, 10 मीटर्स की रेडियस पे, ठीक है। सो जब हम इसकी अगर फोर्सेस दिखाएंगे इस मास पे, ऐसा है अपना, ऐसा है, तो ये mg होगा नीचे, ये टेंशन होगा इधर, ठीक है, और ये थीटा एंगल मैंने लिया है, सो ये ऐसे थीटा होगा। सो इस टेंशन का एक कंपोनेंट यहाँ आएगा t cos थीटा और एक कंपोनेंट ऐसा आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t sin थीटा। सो ये जो t sin थीटा कंपोनेंट है यही इस सिस्टम को, मतलब स्ट्रिंग और बॉब वाले सिस्टम को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जिसके कारण वो एक्सेलरेट कर रही है, जिसके कारण वो टर्न ले रही है एक सर्कल में ऑफ रेडियस 10 मीटर्स। मतलब क्या कि रेडियल एक्सेलरेशन है वहाँ पे, और वो रेडियल एक्सेलरेशन ये t sin थीटा ही प्रोवाइड करेगा।
सो मैं टी साइन थीटा को इक्वेट तो करूँगा, बट किससे इक्वेट करूँगा? वेल mv² अपॉन ये वाला r, दैट इज़ 10 मीटर्स। सो ये वाला r से इक्वेट करूँगा। और सिमिलरली जो t cos थीटा होगा अपना, वो ये mg के इक्वल हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू mg। सो अब अगेन आप डिवाइड कर दो 1 और 2 को, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया। तो जस्ट आप डिवाइड करोगे, सो आपको ये tan थीटा मिलेगा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू व्हाट? v² अपॉन rg। सो अभी अपने को पता है कि v कितना है? 10 मीटर्स पर सेकेंड है। सो tan थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर इज 100 अपॉन r कितना है? 10, और g कितना लेना है? 10। सो दिस इज जस्ट कैंसल्ड आउट, ये अपना 1 आ गया। सो tan थीटा इज़ 1, जहाँ से tan थीटा अगर 1 है तो थीटा कितना होगा? वेल थीटा विल बी 45 डिग्रीज। सो ये जो अपना स्ट्रिंग है जिससे बॉब लटकी हुई है, वो 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है जब ये टर्न ले रही है कार। तो थ्रू आउट दी टर्न ये 45 डिग्री एंगल बनाकर स्टेबल है, ठीक है, ये बॉब जो है वो स्ट्रिंग के साथ और वर्टिकल के साथ एंगल थीटा। तो ये था इस क्वेश्चन का ब्यूटी, ठीक है। आप इसको mv² अपॉन l मत लेना, बल्कि आप थोड़ा सोचना कि ये r है, उस रेडियस के अबाउट टर्न कर रहा है, जबकि ये बॉब बिल्कुल स्टेबल है। अगर आप अंदर ऑब्जर्वर रखोगे तो ये बिल्कुल स्टेबल है। सो ये था गाइस 4 क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, जो कि बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन था। ये आपकी बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगी, नींव को मजबूत करेगी, ठीक है। आगे आने वाले लेक्चर्स में अब थोड़ी थोड़ी क्वेश्चंस जो है कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे, इंटरमीडिएट लेवल, फिर बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम देखेंगे गाइस। तो तब तक के लिए प्रैक्टिस करो खूब सारे क्वेश्चंस। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।